उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक ऐसा इलाका जहाँ की हवाओं में कभी गन्ने की मिठास हुआ करती थी, लेकिन 80 और 90 के दशक में इसी हवा में बारूद की गंध घुल गई। यहाँ की लाल मिट्टी पर हल्कम और बंदूकें ज्यादा गरजीं। इसी पूर्वांचल की धरती से एक ऐसा नाम निकला जिसने ना सिर्फ यूपी की पुलिस की रातों रात नींद उड़ाई, बल्कि मुंबई के समुद्र की लहरों को भी खून से लाल कर दिया। नाम था अरुण कुमार सिंह उर्फ ब्रिजेश सिंह। एक ऐसा लड़का जो कभी कॉलेज की किताबों में अपना भविष्य ढूंढ रहा था, वो अचानक पुलिस की फाइलों में मोस्ट वांटेड अपराधी कैसे बन गया, और कैसे यूपी का ये बाहुबली मुंबई जाकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद और सबसे घातक हथियार बन गया। आज के इस वीडियो में हम ब्रजेश सिंह के जीवन के उन काले पन्नों को पलटेंगे जिन्हें देखकर खुद कानून भी हैरान रह गया था। चलिए शुरू करते हैं ब्रजेश सिंह के जुर्म की दुनिया का वो खौफनाक सफर जो 5 अलग अलग अध्यायों में बिखरा हुआ है। कहानी शुरू होती है साल 1984 से। वाराणसी का धरारा गांव। इस गांव में रहने वाले अरुण कुमार सिंह यानी ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ सिंह इलाके के एक रसूखदार और सम्मानित व्यक्ति थे। ब्रजेश सिंह पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। उसके दोस्त बताते हैं कि वो अपनी कक्षा के होनहार छात्रों में गिना जाता था। उसका सपना एक बड़ा अफसर या डॉक्टर बनने का था, लेकिन नियति ने उसके लिए कोई और ही स्क्रिप्ट लिख रखी थी। 27 अगस्त 1984 को धरारा गांव की राजनीतिक और जमीनी दुश्मनी में ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप गांव के ही दबंग हरिहर सिंह और उनके साथियों पर लगा। पिता की लहूलुहान लाश देखकर 20 साल के इस नौजवान लड़के के दिमाग की नसें फट गईं। किताबों की जगह उसके हाथों ने सीधे हथियार की भाषा सीख ली। कानून पर से उसका भरोसा उठ चुका था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, और वो था बदला। ठीक 1 साल बाद यानी 1985 में ब्रजेश सिंह ने अपने पिता के मुख्य हत्यारे हरिहर सिंह को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। यह उसका पहला मर्डर था। बनारस की पुलिस चौंक गई कि एक सीधा साधा छात्र इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन ब्रजेश सिंह यही नहीं रुका। पिता की हत्या में शामिल हर एक शख्स उसकी हिट लिस्ट में था। साल 1986 में आया वो काला दिन जिसने ब्रजेश सिंह को हमेशा के लिए एक पेशेवर अपराधी बना दिया, जिसे सिकरौरा नरसंहार कहा जाता है। धरारा के पास ही सिकरौरा गांव में ब्रजेश सिंह ने अपने विरोधियों के घर पर धावा बोल दिया। इस सामूहिक हत्याकांड में एक ही परिवार के कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश शासन को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने ब्रजेश सिंह पर इनाम घोषित कर दिया और वो फरार हो गया। अब वो अरुण कुमार सिंह नहीं था, अब वो पूर्वांचल का नया खौफ ब्रजेश सिंह बन चुका था। अपने ही गांव से शुरू हुआ उसका ये प्रतिशोध का सफर अब पूरे राज्य में फैलने वाला था। फरार होने के बाद ब्रजेश सिंह को समझ आ गया था कि सिर्फ कट्टे और बंदूकों से जुर्म की दुनिया में राज नहीं किया जा सकता। इसके लिए चाहिए था पैसा और राजनीतिक पावर। उस दौर में पूर्वांचल में पैसे का सबसे बड़ा जरिया था रेलवे के ठेके, कोयले की माइनिंग, स्क्रैप के धंधे और सरकारी टेंडर। जो इन टेंडर्स पर कब्जा करता वही असली राजा होता था। ब्रजेश सिंह ने धीरे धीरे ठेकेदारी की दुनिया में अपने कदम बढ़ाए। बाहुबल के दम पर उसने रेलवे के स्क्रैप और कोयले के व्यापार पर अपना एक अधिकार जमाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा आकर खड़ा हो गया। वो रोड़ा था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसका झुकाव भी अपराध की तरफ था। मुख्तार अंसारी मऊ और गाजीपुर के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, जबकि ब्रजेश सिंह वाराणसी और चंदौली में। जब दोनों की नजरें रेलवे के करोड़ों रुपए के ठेकों पर पड़ी, तो दोनों के बीच एक ऐसा खूनी संघर्ष शुरू हुआ जो अगले 3 दशकों तक चलने वाला था। मुख्तार अंसारी को कम्युनिस्ट नेता और गाजीपुर के दबंग साधु सिंह का साथ मिला, जबकि ब्रजेश सिंह ने त्रिभुवन सिंह के साथ हाथ मिला लिया। त्रिभुवन सिंह के भाई की हत्या साधु सिंह ने की थी, इसलिए दोनों के दुश्मन साझा थे। अब यह जंग सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि वजूद की जंग बन चुकी थी। गाजीपुर, वाराणसी और मऊ की सड़कों पर आए दिन लाशें गिरने लगीं। मुख्तार गैंग और ब्रजेश गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। दिन दहाड़े गोलियां चलना और रेलवे अफसरों को धमकाना आम बात हो गई थी। साल 1990 आते आते यूपी पुलिस ने ब्रजेश सिंह के चारों तरफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उस समय उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ तो नहीं थी, लेकिन लोकल पुलिस और सीआईडी ब्रजेश के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की राजनीतिक पहुंच लगातार बढ़ रही थी, जिससे ब्रजेश सिंह को समझ आ गया कि अगर वो ज्यादा दिन यूपी में रहा तो या तो पुलिस के एनकाउंटर में मारा जाएगा या मुख्तार गैंग के हाथों। अपनी जान बचाने और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ब्रजेश सिंह ने यूपी छोड़ने का एक बड़ा फैसला किया। उसने सीधे रुख किया देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का।
मुंबई सपनों का शहर, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में मुंबई सिर्फ सपनों का नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के गैंग वॉर का भी शहर था। वहाँ एक ही नाम का सिक्का चलता था, दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी। जब ब्रजेश सिंह मुंबई पहुंचा तो उसकी मुलाकात यूपी के ही एक और बड़े अपराधी सुभाष ठाकुर से हुई। सुभाष ठाकुर पहले से ही मुंबई में पैर जमा चुका था और दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी था। सुभाष ठाकुर ने ब्रजेश सिंह की मुलाकात दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और खुद दाऊद से करवाई। दाऊद को उस समय ऐसे शार्प शूटर्स की सख्त जरूरत थी जो बिना डरे हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दे सकें। ब्रजेश सिंह का खौफनाक बैकग्राउंड और उसके काम करने का तरीका देखकर दाऊद बेहद प्रभावित हुआ। दाऊद ने बिना देर किए ब्रजेश को अपनी डी कंपनी का हिस्सा बना लिया। अब यूपी का एक लोकल बाहुबली एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का मुख्य शूटर बन चुका था। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने इस गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। दाऊद इब्राहिम के जीजा यानी उसकी बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की मुंबई में सरेआम हत्या कर दी गई। इस हत्या को अंजाम दिया था दाऊद के कट्टर दुश्मन अरुण गवली गैंग ने। गवली गैंग के शूटर शैलेश हल्दड़कर और विपिन शेरे ने इब्राहिम पारकर को गोलियों से भून दिया था। इस हत्या ने मुंबई में बैठे दाऊद इब्राहिम के आत्मसम्मान पर गहरी चोट की थी। दाऊद पूरी तरह तिलमिला उठा। उसने सीधे मुंबई संदेश भेजा कि मुझे उन दोनों शूटरों की लाशें चाहिए, चाहे इसके लिए पूरी मुंबई को ही क्यों ना उड़ाना पड़े। लेकिन इस काम में एक बहुत बड़ा पेच था। हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शैलेश हल्दड़कर घायल हो गया था और उसे मुंबई के भारी सुरक्षा वाले जेजे अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के बाहर और अंदर मुंबई पुलिस के हथियारबंद जवान 24 घंटे तैनात थे। गवली के शूटर तक पहुंचना किसी के लिए भी नामुमकिन लग रहा था। दाऊद के कई पुराने और अनुभवी शूटर इस सुरक्षा को देखकर पीछे हट रहे थे। तब इस काम को अंजाम देने के लिए आगे आया पूर्वांचल का वो लड़का ब्रजेश सिंह। 12 सितंबर 1992 की वो काली रात, समय करीब रात के 3:45 जेजे अस्पताल के सन्नाटे को चीरती हुई 2 एम्बुलेंस और कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं। उन गाड़ियों से पुलिस की वर्दी और डॉक्टरों के भेष में कुछ लोग उतरते हैं। इनके हाथों में सामान्य पिस्तौल नहीं बल्कि उस दौर की सबसे आधुनिक AK-47 राइफलें थीं। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था ब्रजेश सिंह और उसका साथी सुभाष ठाकुर। ब्रजेश सिंह बिना किसी डर के सीधे वार्ड नंबर 18 में दाखिल हुआ। वहाँ तैनात पुलिस वाले कुछ समझ पाते इससे पहले ही ब्रजेश और उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पूरा अस्पताल गोलियों की तड़तड़ाहट और डॉक्टरों मरीजों की चीखों से गूंज उठा। ब्रजेश ने सीधे आगे बढ़कर शैलेश हल्दड़कर को उसके बेड पर ही गोलियों से पूरी तरह छलनी कर दिया। इस दुस्साहक हमले में न सिर्फ हल्दड़कर मारा गया बल्कि अपनी ड्यूटी पर तैनात 2 निर्दोष पुलिस कांस्टेबल भी शहीद हो गए। उस रात अस्पताल के भीतर 500 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई थी। मुंबई के इतिहास में अस्पताल के अंदर घुसकर ऐसा कत्लेआम कभी नहीं देखा गया था। इस जेजे अस्पताल शूटआउट ने रातों रात ब्रजेश सिंह को अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा शूटर बना दिया। दाऊद की नजरों में ब्रजेश का कद अब आसमान छूने लगा था। जेजे अस्पताल कांड के बाद ब्रजेश सिंह दाऊद का सबसे भरोसेमंद दायां हाथ बन चुका था। उसे डी कंपनी में असीमित पैसा, हथियार और ताकत मिल रही थी। लेकिन यह दोस्ती और यह वफादारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली थी। साल 1993 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का भूगोल और अंडरवर्ल्ड का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 12 मार्च 1993 मुंबई एक के बाद एक 12 भयानक बम धमाकों से दहल उठी। इन धमाकों में 250 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए और हजारों लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह का आका दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन थे। इन धमाकों का असली मकसद देश के सांप्रदायिक दंगे भड़काना और भारत की आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह तोड़ना था। जब इन धमाकों की पूरी सच्चाई ब्रजेश सिंह तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रजेश भले ही एक अपराधी था, एक बेरहम हत्यारा था, लेकिन वो खुद को एक बाहुबली मानता था, देशद्रोही नहीं। अंडरवर्ल्ड के पुराने सूत्र बताते हैं कि ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर ने दाऊद के सामने साफ कह दिया कि वे गैंग वॉर और पैसों के लिए मर्डर तो कर सकते हैं लेकिन अपने ही देश के बेकसूर लोगों और बच्चों के खून से अपने हाथ नहीं सान सकते। ब्रजेश सिंह ने दाऊद इब्राहिम को सीधे फोन पर चुनौती दी और डी कंपनी से हमेशा के लिए अलग होने का ऐलान कर दिया। उसने दाऊद से साफ शब्दों में कहा कि तुमसे हाथ मिलाकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। यह मुंबई अंडरवर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी बगावत थी। दाऊद से अलग होना यानी सीधे अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करना था। दाऊद के शार्प शूटर अब ब्रजेश सिंह के खून के प्यासे हो चुके थे और दूसरी तरफ भारतीय जांच एजेंसियां भी टाडा कानून के तहत उसे सरगर्मी से ढूंढ रही थीं क्योंकि वो जेजे अस्पताल कांड की वजह से देश का मुख्य वांटेड अपराधी था। अब ब्रजेश सिंह एक पेचीदा जिंदगी जी रहा था। वो भारतीय पुलिस से भी भाग रहा था, दाऊद के शूटरों से भी अपनी जान बचा रहा था और दूर बैठकर अपने पुराने दुश्मन मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर भी नजर रख रहा था।
इस दौरान उसने लगातार अपने ठिकाने बदले। वो कभी नेपाल के पहाड़ों में छुपा, कभी बैंकॉक गया, और कुछ खुफिया रिपोर्ट्स तो यह भी दावा करती हैं कि उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी प्लास्टिक सर्जरी तक करवा ली थी, ताकि कोई भी एजेंसी उसे पहचान ना सके। उसने अपना नाम बदलकर अरुण कुमार से बहादुर सिंह और कभी सिर्फ BS रख लिया था। वह एक अदृश्य परछाई बन चुका था जो हर जगह था, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। साल 2001, जगह थी गाजीपुर का उसरी चट्टी इलाका। ब्रजेश सिंह भले ही देश विदेश में छिपकर घूम रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अपने पुराने गढ़ पूर्वांचल पर ही टिकी हुई थीं, जहां मुख्तार अंसारी का साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच चुका था। मुख्तार विधायक बन चुका था और सरकारी तंत्र पर उसकी बेहद मजबूत पकड़ थी। ब्रजेश सिंह को यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि जब तक मुख्तार अंसारी जिंदा है, वो कभी भी शान से यूपी वापस नहीं लौट सकता। 15 जुलाई 2001 को दोपहर के वक्त मुख्तार अंसारी का भारी भरकम काफिला उसरी चट्टी से गुजर रहा था। तभी अचानक सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक और पेड़ों के पीछे से स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। यह हमला किसी और ने नहीं, बल्कि खुद ब्रजेश सिंह ने प्लान किया था। वो खुद एक AK-47 लेकर इस हमले की फ्रंट लाइन में खड़ा था। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। मुख्तार के सरकारी गनर और ड्राइवर मौके पर ही मारे गए। मुख्तार अंसारी इस हमले में बाल बाल बचा। इस भीषण मुठभेड़ में खुद ब्रजेश सिंह को भी कई गोलियां लगीं और उसके साथी उसे वहां से लेकर भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे पूर्वांचल में यह अफवाह उड़ गई कि ब्रजेश सिंह इस गैंग वॉर में मारा गया है। कई सालों तक पुलिस की फाइलों में भी उसे मृत मान लिया गया था, लेकिन वो जिंदा था। वो भेष बदलकर और अपना नाम बदलकर उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में रह रहा था। वहां उसने रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग में करोड़ रुपए का एक नया साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन कानून के हाथ आखिरकार उस तक पहुंच ही गए। जनवरी 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बेहद गुप्त सूचना के आधार पर ब्रजेश सिंह को भुवनेश्वर के एक वेस्ट शॉपिंग मॉल के पास से गिरफ्तार कर लिया। जब उसकी गिरफ्तारी की खबर टीवी पर चली तो पूरा देश चौंक गया कि जिस डॉन को सालों पहले मरा हुआ समझ लिया गया था, वो इतने सालों से उड़ीसा में बड़े ठाट बाट से रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश लाया गया और वाराणसी की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल के अंदर बैठकर ही उसने वो रास्ता चुना जो यूपी के लगभग हर बड़े बाहुबली की अंतिम शरण स्थली होती है, यानी राजनीति का रास्ता। साल 2016 में जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए ही ब्रजेश सिंह ने वाराणसी क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में MLC यानी विधान परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। जो अपराधी कभी पुलिस से भागा भागा फिरता था, अब वो माननीय बन चुका था। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी चुलबुल सिंह और भाई चंचल सिंह भी राजनीति में पूरी तरह सक्रिय रहे। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से कई पुराने मामलों में राहत मिलने के बाद ब्रजेश सिंह को सशर्त जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। लगभग 14 साल बाद वो खुली हवा में सांस ले रहा था। ब्रजेश सिंह की पूरी कहानी सिर्फ एक अपराधी कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे देश के उस सिस्टम की जहाँ एक होनहार छात्र बदला लेने के लिए पहली बार बंदूक उठाता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय माफिया दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट चलाता है, जे अस्पताल जैसे भयानक खूनी खेल खेलता है और अंत में राजनीति का सफेद चोला पहनकर कानून के शिकंजे से बाहर आ जाता है। आज मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ब्रजेश सिंह आज भी जिंदा है और पूर्वांचल की राजनीति और ठेकेदारी में उसका असर आज भी साफ देखा जा सकता है। क्या ब्रजेश सिंह वाकई एक मजबूत बेटा था जिसने हालात के आगे झुककर बंदूक उठाई, या वो एक बेहद शातिर अपराधी था जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सैकड़ों परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अंडरवर्ल्ड और पूर्वांचल के इस खूनी इतिहास की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खौफनाक दास्तान के साथ। धन्यवाद।